आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज बल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंज फोर्स। तो चूंकि लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम आ गया है तो लॉरेंज वैज्ञानिक के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा डिटेल दिया गया है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, इनका नाम है हेनरिक एट्यून लॉरेंस। 1853 से 1928 के बीच में इनका जीवन रहा। लॉरेंज डेनमार्क के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी लीडेन में प्रोफेसर थे। उन्होंने विद्युत चुंबकत्व तथा यांत्रिकी में संबंध की खोज की। तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और मैकेनिक्स आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, उस संबंध की खोज हमारे लॉरेंज साइंटिस्ट ने की थी। प्रकाश उत्सर्जकों पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरित प्रभावों, जिनको जीमैन इफेक्ट कहते हैं, की व्याख्या करने के लिए इन्होंने परमाणु में वैद्युत आवेशों के अस्तित्व होने को अभिग्रहित किया। तो जो हमारे एटम हैं, परमाणु हैं, उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसके अस्तित्व को भी इन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने कुछ जटिल उलझन भरे गणितीय तर्कों के आधार पर, यानी मैथमेटिकल जो रूल्स हैं, उनको डिस्कस करके उनके आधार पर कुछ रूपांतरण समीकरणों का एक समुच्चय व्युत्पन्न किया। तो कुछ डेरिवेटिव इक्वेशन इन्होंने तैयार किए, उनका समुच्चय मतलब कलेक्शन व्युत्पन्न किया, जिसे उनके सम्मान में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। जिनको उनके सम्मान में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उनके सम्मान में कहते हैं। समीकरण को व्युत्पन्न करते समय इन्हें इस तथ्य के बारे में यह ज्ञात नहीं था कि ये समीकरण काल तथा दिक् स्थान की नई अवधारणा पर अवलंबित है। तो जब इन्होंने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तैयार किया तो इनको नहीं पता था कि टाइम और जो फ्री स्पेस है, दिक् स्थान यानी खाली जगह, उसको भी उसकी नई अवधारणा इनमें लागू होगी, ये बात इनको नहीं पता थी। तो देखिए, कह रहे हैं, बट ही वॉज नॉट अवेयर दैट दीज इक्वेशन हिंज ऑन ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो जो नई अवधारणा या नया सिद्धांत है स्पेस और टाइम का, उसमें ये हमारी लॉरेंज इक्वेशन, जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फिट बैठ जाएगी, ये बात इनको नहीं पता थी कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। ये बात इनको नहीं पता थी। तो ये योगदान था लॉरेंज साइंटिस्ट का। अब उनके दिए हुए लॉरेंज बल के बारे में पढ़ते हैं और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र E, इसकी डिस्टेंस r है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B, पोजीशन वेक्टर r है। दोनों की उपस्थिति में कोई बिंदु आवेश Q वेग v से गतिमान तथा किसी दिए गए समय t पर r पर स्थित है। तो कह रहा है कि एक ऐसी जगह लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड दोनों उपस्थित हैं, और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, v वेलोसिटी से उसको t टाइम तक
गतिमान रखा गया और उसकी स्थिति क्या है, टी टाइम पर आर है। तो कह रहा है किसी आवेश Q पर इन दोनों क्षेत्रों द्वारा आरोपित बल को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर ये दोनों बल लगेंगे इस Q चार्ज पार्टिकल पर, तो इसको कह रहा है हम इस तरह लिख सकते हैं F इक्वल टू Q ब्रैकेट में E पोजीशन वेक्टर R प्लस V क्रॉस B पोजीशन वेक्टर R। या इसी को हम ये विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये V क्रॉस B ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो F विद्युत यानी इलेक्ट्रिक प्लस F चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, दोनों को यहाँ पर जोड़ करके हमने लिख दिया। कह रहा है इस बल को सर्वप्रथम H.A. लॉरेंज ने एम्पियर तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विस्तृत पैमाने पर किए गए प्रयोगों के आधार पर व्यक्त किया था। तो इस फोर्स को जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों के कारण है, इसको सबसे पहले लॉरेंज साइंटिस्ट ने व्यक्त किया था। इस बल को अब लॉरेंज बल कहते हैं, अब इसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, चूंकि ये फोर्स जो है उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें V हमारा वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूंकि दोनों वेक्टर हैं इसलिए इसमें क्रॉस लिखा है। तो वेक्टर और वेक्टर का गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए क्रॉस है, इसको ध्यान देना। विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के बारे में आप विस्तार से अध्ययन कर ही चुके हैं। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया पर ध्यान दें तो हमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ लिया है। अब हम केवल यहाँ पर विद्युत बल के कारण या विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उनके बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि यह Q V तथा B कण के आवेश, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो जो लॉरेंज फोर्स है वो Q V तथा B पर निर्भर करता है, यानी कण के आवेश, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र, जैसा यहाँ पर लिखा गया है। ऋण आवेश पर लगने वाला बल धनावेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है। तो ये तो 100% क्लियर है कि दोनों आवेश अलग अलग हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनमें लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब देखिए बी पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है Q V क्रॉस B वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र का एक सदिश गुणनफल होता है। तो जो चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स है वो Q और V क्रॉस B, यानी ये कह सकते हैं कि वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र का एक सदिश गुणन होता है। सदिश मतलब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जैसा हम आपको बता चुके हैं। सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को समाप्त कर देता है, यानी शून्य कर देता है। यह तब होता है जब बल, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। किसी भी दिशा में ऐसा हो सकता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि सदिश चुंबकीय गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को समाप्त कर देता है या शून्य कर देता है। यह तब होता है जब बल यानी फोर्स, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। तो हम अभी तक पीछे पढ़ते ही चले आए हैं कि जो ये क्रॉस होता है ये एक ही तल में होते हैं और जो रिजल्टेंट होता है, जो निकल के आता है, वो इस तल के लंबवत होता है। तो V और B जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर हमारा
फोर्स होगा। तो वही कह रहा है कि सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को समाप्त या शून्य कर देता है। यह तब होता है, यानी बल तब होगा जब बल वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत हो। तो देखिए यहाँ पर वेग y एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर x एक्सिस में है, तो देखिए बल इन दोनों के लंबवत z एक्सिस में है। यह देखिए फिगर में दिखाया गया। या फिर ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, अगर हमारा निगेटिव चार्ज है तो वेलोसिटी देखिए y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र x एक्सिस में, तो फोर्स z एक्सिस में। ये पॉजिटिव z एक्सिस में, ये निगेटिव z एक्सिस में, जिसको भी आप पॉजिटिव निगेटिव मान लें। कुल मिला के फोर्स चार्ज पार्टिकल में चार्ज पॉजिटिव निगेटिव बदलने पर बदल गई डायरेक्शन फोर्स की। मैग्नीट्यूड वही है, फोर्स का परिमाण वही है, केवल दिशा बदल गई। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक ही प्लेन में हो, ये देखिए प्लेट रख के दिखा रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिसके बीच क्रॉस है वो एक ही प्लेन में कोण थीटा कोण पर है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा फोर्स इस प्रकार लगेगा। फोर्स इस प्रकार लगेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर देखिए लगाया गया है। इसका मतलब अगर निगेटिव हो जाए तो ये अंगूठा नीचे को हो जाएगा, यानी फोर्स नीचे को लगेगा। तो इस बात को ध्यान देना। तो यहाँ पर दिखा रहा है देखिए आवेशित कण पर लगे बल की दिशा ए फिगर में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान कोई धनावेशित कण बल का अनुभव करता है। अगर पॉजिटिव पार्टिकल है और वेलोसिटी v का अनुभव करे B मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, जिसकी दिशा दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त होती है। राइट हैंड रूल से, या दाहिना हाथ है, इसमें देखिए इधर को घुमाई गई हैं उंगलियां और अंगूठा फोर्स को बता रहा है, तो इसे दक्षिण हस्त नियम या राइट हैंड रूल बोलते हैं। अब बी में देखिए चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में गतिशील आवेशित कण के विक्षेप Q की दिशा -Q के विक्षेप की दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पर देखिए ये चार्ज पार्टिकल Q है, ये -Q है, चार्ज निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, तो इसमें फोर्स इधर है तो इसमें इधर है। तो वही बताना चाह रहा है कि जो विक्षेप की दिशा है, यानी इसमें लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है, पॉजिटिव में इस तरफ है तो देखिए इधर चला जाएगा डॉट डॉट करके, और निगेटिव में इस तरफ है तो देखिए डॉट डॉट करके इधर आ जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आप लोग बहुत गंभीरता से बहुत अच्छे से समझिए। कह रहा है जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर होती है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी एक ही दिशा में हो और उनके बीच का कोण 0 हो, या एंटी पैरेलल हो यानी प्रति समांतर, यानी विपरीत दिशा में है और उनके बीच का कोण 180 डिग्री हो। अब देख लीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो इनके बीच का कोण 0 है। अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो 0 कोण हो जाएगा। ये कोण देखिए 180 डिग्री है, तो प्रति समांतर कहेंगे इसको, या एंटी पैरेलल, इसको समांतर या पैरेलल कहेंगे। कह रहा है इसकी दिशा सदिश गुणनफल यानी क्रॉस गुणनफल के लिए चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार पेंच नियम अथवा दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त होती है। तो चाहे स्क्रू रूल लगा दें या राइट हैंड रूल लगा दें, ये हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। अब कह रहा है कि यदि आवेश गतिमान नहीं है तो v हमारा 0 हो जाएगा, या यूं कहें कि वेलोसिटी का परिमाण 0 हो जाएगा, तो चुंबकीय बल 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, v क्रॉस b है, इसमें अगर कोई एक 0 हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगा।
क्योंकि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है। इसमें कोई एक जीरो हो जाए, क्योंकि किसी भी वेक्टर से अगर जीरो का गुणा किया जाता है तो वैल्यू जीरो आती है। नीट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हम आपको बताएं। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। जब v जीरो तो पूरा जीरो, तो फोर्स जीरो। केवल गतिमान आवेश ही बल का अनुभव करता है। तो ध्यान दीजिए, बल शब्द का मतलब चुंबकीय बल से है। तो केवल गतिमान आवेश ही बल मतलब चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ध्यान दीजिए। अब देखिए आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की परिभाषा देने में हमारी सहायता करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो इक्वेशन है वो हमें यूनिट प्रदान करता है। यदि बल के समीकरण में हम Q, F तथा V सभी का मान एकांक माने तो अगर Q, F, V में सभी का मान एक मान लें तो यहां पर F बराबर Q हो जाएगा, अगर V और B का मान एक मान लिया जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V क्रॉस B इक्वल टू, अब यहां पर देखिए मोटे से लिखा है, यहाँ पतले से, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है और ये वेक्टर है। तो V क्रॉस B इक्वल टू यहाँ पर F बराबर, अगर Q, F तथा V सब के मान को एक मान लिया जाए, एकांक का मतलब एक, तो F बराबर Q कोष्ठक में V क्रॉस B, तो क्रॉस में साइन थीटा आता है, डॉट में कॉस थीटा, हमने आपको अच्छे डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर आ जाएगा QVB साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर n कैप आ जाएगा। यहाँ थीटा वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र b के बीच का कोण है। तो चूंकि जिनके बीच क्रॉस हो तो ये थीटा उन्हीं के बीच का कोण होता है। तो v और b के बीच क्रॉस लगा है तो ये थीटा हमारा v और b के बीच का एंगल है। चित्र 4.2a देखिए, अभी हमने देखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण परिमाण 1 SI मात्रक होता है, जबकि किसी एकांक आवेश 1 कूलाम को, जो कि B के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड वेग v से गतिमान है, पर लगा बल 1 न्यूटन होता है। तो अगर देखिए चुंबकीय क्षेत्र B का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए और SI मात्रक यहाँ पर देखिए कुछ छूटा है, जबकि किसी एकांक आवेश अगर चार्ज 1 कूलाम हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड B के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड वेग v से गतिमान है, पर लगा बल 1 न्यूटन होता है। तो B और V के लंबवत ये 1 न्यूटन का बल लगेगा। अगर सब 1-1 हो जाए, तो जब सब 1-1 हो जाएंगे तो ये 1 न्यूटन आ जाएगा। सब 1-1 रख देंगे तो 1 न्यूटन आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि V क्रॉस B है, तो हमने बताया था कि जो क्रॉस होता है वो एक प्लेन में होता है और जो रिजल्ट निकल के आता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो V और B अगर एक प्लेन में हो और सब की वैल्यू एक रख दें, Q की 1 कूलाम, V की 1 मीटर पर सेकंड और B का परिमाण 1, B का देखिए यहाँ मात्रक लिखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज, यहाँ पर भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड कुल मिला के आगे यूनिट इज 1 SI यूनिट, कुछ मतलब 1 उसका और SI यूनिट जो B की हो, वो कहने का मतलब है।
कुल मिला के सबको 1 यूनिट लिखना है, तो जब सबको 1 यूनिट लिखेंगे तो बी और वी के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर 1 न्यूटन का बल लगेगा। विमीय रीति से हम जानते हैं कि B इक्वल टू एफ अपान क्यू वी तथा B का मात्रक न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर है। तो अगर हम ये वैल्यू रख दें F बराबर क्यू वी भी होता है, तो अगर हम B बराबर लिखें तो F अपान क्यू वी हो जाएगा। तो B का मात्रक क्या आ जाएगा, F का न्यूटन होता है तो न्यूटन, और V का मीटर पर सेकंड होता है तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, मीटर नीचे रहेगा, और Q का कूलाम होता है, कूलाम नीचे है, तो B का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। इसीलिए यहाँ पर एसआई मात्रक लिखा था, कोई मात्रक नहीं लिखा था। आप देखिए निकाल के यहाँ पर लिख रहा है। अब इस मात्रक को टेस्ला भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। यही जो B है मात्रक, इसको 1 टेस्ला भी कहते हैं, जिसे निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया। टेस्ला एक बड़ा मात्रक है, अतः एक अपेक्षाकृत छोटे मात्रक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला का उपयोग ज्यादातर किया जाता है। तो टेस्ला हमारा बड़ा मात्रक है, तो छोटे मात्रक गॉस का उपयोग करते हैं। 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। इस बात को हमें ध्यान देना है। अब देखिए आगे आ जाता है विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कोई चालक है, कंडक्टर, वो करंट को लेके जा रहा है, उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा उसके बारे में हमें जानना है और फार्मूला बनाना है। तो देखिए कह रहा है कि हम किसी एकल गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विश्लेषण का विस्तार विद्युत धारावाही सीधी छड़ के लिए कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि एक सरिया जैसे सीधी छड़ है, उस पर करंट जा रहा है, एक ही आवेश गतिमान है, करंट नहीं, एकल गतिमान आवेश, केवल एक ही चार्ज गतिमान है। तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विश्लेषण का विस्तार विद्युत धारावाही सीधी छड़ के लिए कर सकते हैं। तो अब कह रहा है अगर लंबाई L है तथा एक समान अनुप्रस्थ काट यानी A की किसी छड़ पर विचार करते हैं, तो जो छड़ लिए हैं जिसमें चार्ज पार्टिकल चल रहा है, उस छड़ का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटाई वाला, वो A है और उसकी लंबाई L है, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो कह रहा है हम किसी चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिवाहक हैं, ऐसा कंडक्टर ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कि भांति एक ही प्रकार के गतिशील वाहक मानेंगे। तो कह रहा है हम उस क्षण में यह मानेंगे कि एक ही प्रकार के चार्ज पार्टिकल गतिशील है। मान लीजिए इन गतिशील आवेश वाहकों का संख्या घनत्व n है। अब मान लीजिए अभी देखिए कह रहा है एकल गतिमान आवेश यानी एक, अब कह रहा है कि बहुत सारे चार्ज कैरियर वहां चल रहे हैं, चार्ज को ले जाने वाले। तो कह रहा है मान लीजिए उनका नंबर डेंसिटी क्या है, n है, संख्या घनत्व, यानी संख्या में कितने घने हैं, यानी कितने आयतन में कितने नंबर है, एकांक आयतन में या यूनिट वॉल्यूम में या यूनिट एरिया में कितना नंबर है। अब यहाँ पर देखिए हमारी छड़ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब है, पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठ क्षेत्रफल है और लंबाई भी है। तो यहाँ पर हम यूनिट वॉल्यूम में संख्या की बात करेंगे। तो कह रहा है कि गतिशील आवेश वाहकों का संख्या घनत्व मान लेते हैं n है, तब चालक में कुल गतिशील आवेश वाहकों की संख्या, तो कितने आवेश वाहक गतिमान होंगे। तो अभी हमने आपसे बताया कि एकांक आयतन यहाँ लिया जाएगा, यूनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जो हम सरिया ले रहे हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों है। जब 3 डायमेंशन होगा तो वो आयतन यानी वॉल्यूम लेते हैं, और जब 2 डायमेंशन होगा तो हम एरिया लेते हैं।
जैसे अगर कोई कागज होता तो इसमें केवल लंबाई चौड़ाई है, मोटाई नगण्य है, तो हम एरिया लेते, यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे, वो यहाँ पर आयतन लेंगे यानी वॉल्यूम लेंगे। तो देखिए n नंबर जो है संख्या घनत्व गुणे लंबाई l गुणे एरिया a क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में खुद लंबाई चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई की बजाय ऊंचाई कह सकते हैं इनटू ये l लंबाई, यानी तीनों डायमेंशन आ गए। इसका मतलब ये यहाँ पर आयतन या वॉल्यूम की बात हो रही। तो इस चालक क्षण में अपरिवर्ती विद्युत धारा I के लिए हम यह मान सकते हैं, अपरिवर्ती मतलब डीसी करंट जा रही है इसमें, डायरेक्ट करंट जो परिवर्तित यानी बदल नहीं रही है, डीसी करंट जा रही है। तो मान लेते हैं कि करंट I मान सकते हैं कह रहा है। तो अगर उसमें करंट डायरेक्ट करंट या डीसी करंट जो जा रही वो I हो, तो प्रत्येक गतिशील वाहक का अपवाह वेग Vd है। अपवाह वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम उसे कहते हैं, अपवाह वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम उसे कहते हैं कि जब एकदम बैटरी खाली हो गई हो, उसमें कोई धारा बहाने की क्षमता ना हो, उस समय अगर उसको किसी तार से जोड़ दिया जाए तो जो भी करंट फ्लो होगी उसके वेग को, चार्ज पार्टिकल के वेग को अपवाह वेग कहेंगे, यानी हम न्यूनतम वेग को अपवाह वेग कह सकते हैं। अध्याय 3 में डिटेल में दिया गया है। तो किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति में इन वाहकों पर बल क्या होगा, तो F इक्वल टू Q VD क्रॉस B हो गया, जैसा हम पहले लिखते थे। QVB हमारा फार्मूला था, F इक्वल टू Q V क्रॉस B होता था, तो V की जगह अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिख दिया। ये पूरा फार्मूला वही है। अब ये जो Q है हमारा जो चार्ज है वो कितने वॉल्यूम में है, कुल मिलाकर के LA वॉल्यूम में है, और संख्या घनत्व तो कितना है N, तो इसलिए NLA का और गुणा कर दिया गया QVD क्रॉस B क्रॉस B में या VD क्रॉस B में, क्योंकि ये इतना सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल के लिए था, और ये NLA का गुणा करने का मतलब है कि उस रॉड या सरिया में जितने चार्ज पार्टिकल थे सबके लिए मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। यहाँ Q किसी वाहक के आवेश का मान है, मतलब कि कोई कैरियर है उसमें कितना चार्ज है उसका मान है। अब यहाँ NQVD विद्युत धारा घनत्व यानी J तथा मॉड ऑफ NQVD इंटू A विद्युत धारा I है। तो I इक्वल टू NEAVD ये फार्मूला हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, और NQVD हमारा धारा घनत्व J है या चार्ज डेंसिटी इसको कह सकते हैं। ये हम पीछे अध्याय 3 जो लिखा है इसमें पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो विद्युत धारा तथा विद्युत धारा घनत्व पर चर्चा के लिए अध्याय 3 देखिए, बहुत डिटेल में वहां पढ़ा था। इसीलिए कहते हैं कि क्रम से एक एक चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जो पीछे पढ़ाया जाएगा वही आगे एप्लीकेशन उसका आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू यहाँ पर NQVD एक तरफ कर दें, LA एक तरफ इंटू B कर दें, तो NQVD की जगह हम I लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर I है, और ये NQVD और A के बराबर I है, तो NQVD और A के बराबर I हो गया, और ये L भर बचा तो L और क्रॉस में B बचा। और यहाँ पर देखिए पहले इस तरह लिख रहा है, फिर आगे लिखता है यहाँ पर J और LA वैसे रहेगा क्योंकि J बराबर NQVD है, तो NQVD की जगह J लिख दिया यानी धारा घनत्व या चार्ज डेंसिटी। फिर J और A की जगह I लिख दिया क्योंकि NQVD और A साथ में I के बराबर है, तो उसको I लिख दिया, तो ये आ गया यह बराबर IL क्रॉस B।
ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। तो F बराबर क्यू वी क्रॉस बी और F बराबर आई एल क्रॉस बी, ये हमारे फार्मूले हो गए। देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ यल एक सदिश है जिसका परिमाण एल है, जो कि छड़ की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटल एल है यह एक वेक्टर है, और यहाँ पर स्मॉल एल जो लिखा गया है ये परिमाण है एल का, इस कैपिटल एल का, जो कि छड़ की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई भी वेक्टर हो गई तथा इसकी दिशा विद्युत धारा आई के सर्वसम है। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि यहाँ पर दिशा की बात आ गई, तो दिशा सहित कोई भी चीज हो वो सदिश है। सदिश का मतलब ही होता है सदिश, यानी दिशा सहित। तो यल की यहाँ दिशा की बात हो रही है, यल की आई के साथ, इसलिए यल भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए एल को मोटे अक्षर में लिखा गया है, मोटे अक्षर में एल क्रॉस बी। इस पे बहुत गौर करना है, ध्यान से समझना है। तो वही कह रहा है कि यहाँ एल एक सदिश है जिसका परिमाण स्मॉल एल है, जो कि छड़ की लंबाई है, तथा इसकी दिशा विद्युत धारा आई के सर्वसम है, यानी जिधर करंट का फ्लो हो रहा है वही दिशा एल की है। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिए विद्युत धारा सदिश नहीं है, करंट सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है, इसलिए स्मॉल आई लिखा गया है। समीकरण 4.4 के अंतिम चरण में हमने सदिश चिन्ह को जे से एल तक पर स्थानांतरित कर दिया है। तो ध्यान दीजिए आई वेक्टर नहीं है, लेकिन एल हमारा यहाँ पर वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है समीकरण 4.4 सीधी छड़ पर लागू होती है। इस समीकरण में बी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यह विद्युत धारावाही छड़ द्वारा उत्पन्न क्षेत्र नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो बी की बात हुई है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो ये जो बी है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यह विद्युत धारावाही छड़ द्वारा उत्पन्न क्षेत्र नहीं है, जो उसमें करंट फ्लो हो रही है, यह चार्ज फ्लो हो रहा है छड़ में, उसके द्वारा यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं उत्पन्न हो रही है, इसको ध्यान देना है। यदि तार की यादृच्छिक आकृति है, मतलब स्वेच्छा से उसकी आकृति है, तो हम इस पर लॉरेंज बल का परिकलन इसे रैखिक पट्टियों dl1 का समूह मानकर तथा संकलन द्वारा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर तार की कोई अपनी खुद की इच्छा अनुसार, मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार अगर कोई उसका आकृति ले लें और फिर उस पर लॉरेंज फोर्स का कैलकुलेशन करें, तो फिर हमें छोटी छोटी पट्टियां लेना पड़ेगा लेंथ की। तो dl हो जाएगा, यहाँ पर जे लिखा है, धारा घनत्व जिसको कहते हैं। तो L मतलब लंबाई उसकी लेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसमें करंट की डेंसिटी की बात की जा सकती है। तो वहां पर हम छोटे छोटे कट कर देंगे उसके रॉड के। अगर कोई अपनी इच्छा से हम कोई आकृति लेंगे जिसका सिमेट्री ना हो, जिसका कैलकुलेशन आसान ना हो, तो फिर इंटीग्रेशन या संकलन द्वारा उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं लॉरेंज फोर्स का। तब क्या होगा, F इक्वल टू एडिशन J होगा IDLJ क्रॉस B। इस प्रकार से हमारा फिर फार्मूला हो जाएगा। अगर हमारे पास जो रॉड है उसकी सिमेट्री नहीं है, कोई उल्टी सीधी आकृति है, तब हम इंटीग्रेशन द्वारा लॉरेंज फोर्स को निकालेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे। अधिकांश प्रकरणों में संकलन को समाकलन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो अधिकांश में क्या होता है कि जो समेशन है, संकलन है, इसको समाकलन या इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह किसी एक समान क्षैतिज विचुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में लंबित है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो छड़ है इसका द्रव्यमान 200 ग्राम है, लंबाई 1.5 मीटर है और इसमें 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है और ये हवा में टंगी हुई है। और जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ये वायु के बीच में लंबित है। बी मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए करंट का फ्लो इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का इधर है। इसकी लंबाई को यल माना गया है। तो इसमें हमको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, यानी बी कितना है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए समीकरण 4.4 के अनुसार तार बीच वायु में लंबित है, यानी लटका हुआ है। इसके निलंबित रहने के लिए इस पर एक ऊपर मुखी बल F जिसका परिमाण ILB लगना चाहिए, जो इसके भार mg को संतुलित कर सके। तो ध्यान दीजिए अगर ये हवा में लटकी है छड़ तो इस पर इसका भार mg पृथ्वी चूंकि हर एक वस्तु को खींचती है तो इसका भार mg पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की तरफ लगेगा नीचे को। अब इसको हवा में लटकाना है तो mg के बराबर ऊपर को कोई बल लगेगा, तभी संभव है कि ये हवा में लटकी रह सके। इस पर ऊपर की ओर कोई बल लगेगा तभी संभव है कि हवा में लटकी रह सके। तो यही बल इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, तो जो इसमें बल लगेगा ऊपर को मैग्नेटिक फोर्स, तो उसी के द्वारा ये यहाँ पर टिकी रहेगी। तो चूंकि यह लंबाई की छड़ है तो लॉरेंज बल यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला। तो mg हमारा लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा। तो mg इक्वल टू लॉरेंज फोर्स यह बराबर होता है ILB। तो mg बराबर ILB हो गया। तो b बराबर mg अपान IL हो जाएगा। m हमारा 0.2 किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। g हमारा 9.81 होता है अपान I 2 एम्पियर जा रही है और L 1.5 मीटर है, आ गया 0.65 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जो है ये इसमें टंग पाएगी। अब देखिए कह रहा है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर m अपान L अर्थात तार का प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान बताना पर्याप्त है m/L। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 4 × 10⁻⁵ टेस्ला है, जिसकी हमने यहाँ उपेक्षा की है। अब पृथ्वी का भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इतना 4 × 10⁻⁵, लेकिन इसको सॉल्व करते समय हमने ये माना है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का नहीं लेना है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया। अब अगला क्वेश्चन है देखिए 4.2। कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉजिटिव y एक्सिस अगर इधर को है तो इसके समांतर है। तो यहाँ पर देखिए y एक्सिस कागज के तल में अंदर की ओर लंबवत है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस लिखा गया है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो क्रॉस का मतलब हमने बताया था कि बोल्ट कसेंगे तो बाहर नुकीला भाग अंदर रहेगा, तो बाहर ये भाग रहता है, इसीलिए क्रॉस दिखाया गया। तो क्रॉस अंदर को होगा, y भी अंदर को है, तो जाहिर सी बात y एक्सिस और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में समांतर हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है, पेपर के कागज के तल के अंदर की ओर हमने पॉजिटिव y एक्सिस माना है, तथा आवेशित कण धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। कण जो है पॉजिटिव पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज इधर को गतिमान है x एक्सिस में। ये देखिए वेलोसिटी को x एक्सिस में दिखाया गया। तो लॉरेंज बल किस ओर लगेगा, जबकि गतिमान कण इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश, बी प्रोटॉन यानी धन आवेश है। तो कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा इस प्रकार तो फोर्स किधर को लगेगा, और जब प्रोटॉन गतिमान होगा तब फोर्स किधर को लगेगा। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज अपोजिट है तो बल भी अपोजिट लगेगा, बस परिमाण दोनों में एक ही रहेगा, ये ध्यान देना।
तो देखिए कण के वेग v की दिशा x अक्ष के अनुदिश है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा y अक्ष के अनुदिश है। अतः लॉरेंज बल v क्रॉस b की दिशा z अक्ष के अनुदिश होगा। अनुदिश पेंच नियम अथवा दक्षिण हस्त या अंगूठे के नियम से है। अतः ये इलेक्ट्रॉन के लिए यह बल z अक्ष के अनुदिश तथा धनावेशित प्रोटॉन के लिए यह बल z अक्ष के प्लस z अक्ष के अनुदिश है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस z अक्ष, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस z अक्ष, यानी अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्स इधर को लगेगा इलेक्ट्रॉन में, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, ठीक ना। और अगर प्रोटॉन होता तो ये फोर्स हमारा पॉजिटिव z अक्ष में लगता, इस प्रकार से। अगर ये कण हमारा प्रोटॉन होता तो इसको ध्यान देना। तो अब इसको समझिए कि चूंकि अगर प्रोटॉन है तो ये जो हमारा अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें हम दाहिने हाथ को अपना अंदर की ओर ले जाएंगे, अंदर की ओर ऐसे उंगलियों को ले जाएंगे अंदर की ओर y एक्सिस में, ऐसे फैलाइए अपना हाथ। तो देखिए अंगूठा हमारा ऊपर की ओर है, अंगूठा ऊपर की ओर। तो यहाँ पे देखिए गौर करिए कि v क्रॉस b हम लिखते हैं, तो v क्रॉस b एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो जाहिर सी बात है कि एक्स वाई प्लेन में है v क्रॉस b, तो v की तरफ हम अंगूठा रखें और अंदर की ओर उंगलियों को करें, तो जो ये हमारी हथेली की तली है ये y एक्सिस की ओर होगी, वो z एक्सिस की ओर होगी। तो x एक्सिस में चल रहा है और y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों को छोड़ के z एक्सिस बचती है, तो z एक्सिस में हमारा फोर्स लगेगा। अब अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव z एक्सिस में, और निगेटिव पार्टिकल है यानी निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव z एक्सिस में हमारा फोर्स लगेगा। तो एक्स वाई प्लेन में v और b हैं, तो z प्लेन में हमारा फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव है, धन आवेश है, तो प्लस z एक्सिस में फोर्स लगेगा यानी प्रोटॉन के लिए, और निगेटिव अगर चार्ज पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव z एक्सिस में फोर्स लगेगा। अब आगे आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र में गति, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।